नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सेमेस्टर 3 के एक इंग्लिश पोएम को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है आवर कैसुअरिना ट्री। इसकी पोएटेस का नाम है, कवित्री का नाम है तोरू दत्त। तोरू दत्त जी का पूरा और वास्तविक नाम है तारुलता दत्त। तो बच्चों, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तोरू दत्त जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। फिर उसके बाद इस पूरी कविता के सार को समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। पूरा पोएम थोड़ा लंबा है, इसलिए पूरे पोएम के सार को एक बार समझ लेंगे। फिर हम इस पोएम के हर एक स्टैंजा को, हर एक लाइन के एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ तोड़कर खूब अच्छे से समझेंगे। पूरा पोएम 55 लाइन्स का है। 55 पंक्तियां हैं इस पोएम में और 11 लाइनों की 5 स्टैंजास है। हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स है। तो यह है बच्चों पूरा पोएम आवर कैसुअरिना ट्री। पहला ये स्टैंजा 11 लाइन्स का है। फिर सेकंड स्टैंजा, यह भी 11 लाइन्स इसमें भी है। थर्ड स्टैंजा, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा, इस तरह से इसमें 5 स्टैंजास हैं 11 लाइन से, तो टोटल हुआ 55 लाइन्स। अब आप इस पोएम को जब अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यह थोड़ा भद्दे ढंग से एक तो दिया गया है, जैसे यहाँ स्टैंजास में इस पोएम को नहीं बांटा गया है और पूरा 55 लाइन्स को एक साथ जो है दे दिया गया है। और दूसरी बात कि इस पोएम की जो पोएटेस है, कवित्री है तोरू दत्त, इसके जीवन के बारे में कुछ भी, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है। अब जब हम इस पोएम के, यह जो 55 लाइन्स का लंबा सा पोएम है, इसके राइमिंग स्कीम पर जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला जो 8 लाइन्स है, फर्स्ट 8 लाइन्स, उसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी, और लास्ट का जो 3 लाइन्स का राइमिंग स्कीम है ई ई ई। राइमिंग स्कीम तो आप समझते होंगे, इसके पहले भी पोएम के राइमिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ जो तुक मिल रहा है, जैसे फर्स्ट लाइन के एंड पे क्या वर्ड है, राउंड, सबसे लास्ट वर्ड जो है राउंड, स्कार्स, स्टार्स, बाउंड। तो राउंड और बाउंड यहाँ पर तुक मिल रहा है ना, तो ए और बीच का ये जो 2 लाइन है सेकंड और थर्ड, स्कार्स, स्टार्स, बी बी, ए बी बी ए, इस तरह से तुक मिल रहा है। जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो 8 लाइन्स है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्टेव, और लास्ट का ये जो 3 लाइन्स है इसे हम कहते हैं टर्सेट। तो पूरा जो 11 लाइन्स का एक स्टैंजा है, उसके फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव और लास्ट के 3 लाइन्स को हम कहते हैं टर्सेट। इस तरह से 11 लाइन्स का एक स्टैंजा हुआ और इसी तरह 11 लाइन्स के 5 स्टैंजास का टोटल हो गया 55 लाइन्स। तो आइए बच्चों, अब हम लोग तोरू दत्त जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को पहले जान लेते हैं। तोरू दत्त जी का पूरा और वास्तविक नाम था तारुलता दत्त। उनका जन्म 4 मार्च 1856 को बंगाल के कैलकाटा में, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, कोलकाता के 12 मानिकतला स्ट्रीट राम बागान में हुआ था। तोरू दत्त के पिता गोविंद चंद्र दत्त साम्राज्यवादी विचारों के समर्थक थे। ऐसा माना जाता है कि गोविंद चंद्र दत्त वॉज नोन टू बी अ प्रो इंपीरियलिस्ट थॉट्स। वे कैलकाटा में मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते थे। उनकी माँ का नाम था क्षेत्रमणि दत्त। जो तोरू दत्त हैं, उनकी माता का नाम था क्षेत्रमणि दत्त। तोरू दत्त 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बहन का नाम था अरु, जो उनसे 2 साल की बड़ी थी, और एक भाई भी था जिनका नाम था अबजी। अपने भाई बहनों के साथ तोरू दत्त ने अपना अधिकांश बचपन कलकत्ते में ही बिताया था। तोरू दत्त को घर पर एक भारतीय ईसाई शिक्षक, इंडियन क्रिश्चियन टीचर जो है, ट्यूटर जो है, वो पढ़ाने आते थे, जिनका नाम था बाबू शिवचंद्र बैनर्जी। तोरू दत्त ब्रिटिश भारत की एक कवित्री और अनुवादक थी, एक पोएटिस भी थी और एक ट्रांसलेटर भी थी, और वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में ही लिखती थी। तोरू दत्त इंडो एंग्लियन जो साहित्य है उसके संस्थापक हस्तियों में से एक थी। इसका मतलब है कि तोरू दत्त इंडो एंग्लियन लिटरेचर की फाउंडिंग फिगर्स में से एक थी।
कि भारतीय मूल के साहित्यकार जो अंग्रेजी में लिखा करते थे, यह आप समझ लेना। ऐसे साहित्यकारों में जो प्रमुख नाम हैं वह है हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, मनमोहन घोष, सरोजनी नायडू, बाद में आगे चल करके आर के नारायण, मुल्क राज आनंद वगैरह जो है इस प्रकार के साहित्य के विकास और लोकप्रियता में काफ़ी योगदान अपना देते हैं। इंडो इंडियन लिटरेचर का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तोरू दत्त की मृत्यु जो है वो बहुत ही कम उम्र में हुई, मात्र 21 वर्ष की उम्र में, 21 ईयर्स के एज में। 30 अगस्त 1877 ईस्वी में उनकी मृत्यु उनके बाकी दो भाई बहनों की तरह ही ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से, तपेदिक रोग से हुई। ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार तोरू दत्त को मानिक तल्ला क्रिश्चियन सिमेट्री में दफनाया गया। यहाँ यह जान लेना है कि तोरू दत्त के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। सबसे पहले तोरू दत्त के पिता ने 1862 में ईसाई धर्म अपनाया था, जब तोरू 6 साल की थी। उनकी माँ ने प्रारंभ में तो इस धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, लेकिन बाद में वह भी एक ईसाई बन गई थी और ईसाई धर्म का पूरी तरह से पालन करने लग गई थी। तोरू दत्त का जो परिवार है कलकत्ता के उन परिवारों में से एक था जो सबसे पहले ईसाई कैथोलिक मिशनरियों से, ईसाई धर्म से, ईसाई संस्कृति से, यूरोपीय संस्कृति से, ईसाई समाज से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तोरू दत्त के दादा रसमय दत्त भी ब्रिटिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उनका लगभग पूरा परिवार बेहद शिक्षित और संपन्न था। उनके चचेरे भाई रोमेश चंद्र दत्त भी लेखक और भारतीय सिविल सेवक थे। तोरू दत्त के माता पिता दोनों ही लिखने का काम किया करते थे। उनके पिता ने तो कई कविताएं लिखी हैं। उनकी माता ने एक धार्मिक मोनोग्राफ का बंगाली में अनुवाद भी किया है। मोनोग्राफ हम कहते हैं हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रबंध। आप इसे किसी एक ही विषय पर लिखा जाने वाला एक विशेष प्रकार का निबंध समझें। तोरू दत्त के पिता तो चाहते थे कि तोरू खूब ऊंची और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, और इसी कारण 1869 में उनका परिवार भारत छोड़कर यूरोप चला गया। तब तोरू की उम्र 13 वर्ष की थी। तोरू और उनकी बहन यूरोप की समुद्री यात्रा करने वाली पहली बंगाली लड़कियों में से एक बनी। उनका पूरा परिवार 4 साल यूरोप में बिताया, 1 साल फ्रांस में और 3 साल इंग्लैंड में। तो उनके परिवार ने कितने साल बिताया यूरोप में? 4 साल। 1 साल वे लोग फ्रांस में रहे और 3 साल इंग्लैंड में। इसी दौरान वे लोग इटली और जर्मनी का भी दौरा किए। तोरू दत्त का परिवार ईसाई धर्म से, ईसाई संस्कृति से, ईसाई समाज से कितना प्रभावित था, इसे आप एक और घटना से भी जान सकते हैं। जब तोरू दत्त 1873 में 17 साल की उम्र में कलकत्ता लौटी तो उन्हें भारतीय संस्कृति में वापस लौटना बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा था, क्योंकि उनकी जो नज़रिया थी, देखने का ढंग था, सोचने का ढंग था, वह पूरी तरह से यूरोपीय और ईसाईकृत हो गया था। यूरोपियनाइज्ड और क्रिश्चियनाइज्ड नज़रिए से वो देखती थी, इसलिए एक ईसाई और यूरोपियन की नज़र से देखने लग गई थी। तो उन्हें भारतीय संस्कृति नैतिक और शारीरिक दोनों ही रूप से एक अस्वस्थ जगह लगती थी। कलकत्ता लौटने के 3 साल बाद तोरू दत्त जब मैरी मार्टिन को पत्र लिखती हैं, मैरी मार्टिन जिससे तोरू दत्त की मित्रता यूरोप में 1872 में हुई थी, यूरोप से लौटने के बाद भी वह पत्र के माध्यम से उनसे बातें किया करती थी। मार्टिन को पत्र में वह लिखती हैं कि जब से हमने यूरोप छोड़ा है, मैं एक भी डिनर पार्टी या किसी भी पार्टी में नहीं गई हूँ, और अगर मेरी दादी का कोई दोस्त मुझसे मिलने आता है तो पहला सवाल यह होगा कि क्या मैं शादीशुदा हूँ। ये दोनों टिप्पणियां उन्हें बेहद निराश करती थी। भारतीय समाज में आज भी यह बातें बेहद प्रासंगिक है कि जब आप भारतीय समाज में, और विशेषकर जब आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे, शहरों में भी होता है, आपसे जब किसी भी व्यक्ति से नया नया परिचय होगा तो 2 बातें जानने के ये लोग बेहद इच्छुक होते हैं कि आपका विवाह हुआ है या नहीं, और दूसरा आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। तो ज़्यादातर यह बात आज भी देखने को मिलता है। तोरू दत्त के सामने जब यह प्रश्न आता है कि उनका विवाह हो गया है या वह अविवाहित है, तो यह बात उन्हें बेहद निराश करती है। इसीलिए जो है वो किसी पार्टी में नहीं गई है, यह बात वह अपने मित्र को पत्र में लिखती है। इससे पता चलता है कि उनके परिवार
ईसाई धर्म से, ईसाई समाज से या यूरोपियन संस्कृति जो थी उससे कितने वो लोग प्रभावित थे। हालांकि वे भारत को ही अपना सच्चा घर समझती है। तो हम लोगों ने तोरू दत्त जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब हम लोग अगले वीडियो में यह जो पोएम है आवर कैसुअरिना ट्री, इसको पढ़ेंगे और इसके एक एक स्टैंजा के हर एक लाइन को खूब ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं।